गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। मैं आपको आज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ चैप्टर के बीच में से जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स वो टॉपिक्स रिपीटेड हुए हैं और फिर से ही आने के उनके चांसेस भी हैं। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है बेटा। फिर है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। फिर है फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन भी आती है, कंपैरिजन भी आता है विद मोलैरिटी, और आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होता है ये वाला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मोलैलिटी भी ऐसे ही है, डेफिनेशन एग्जाम में आती है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होता है और कंपैरिजन आता है मोलैरिटी के साथ। इसके बाद आपका यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सॉल्यूशंस पे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर बात करूँ हेनरीज लॉ में, हेनरीज लॉ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि हेनरीज लॉ आपको एक इम्पॉर्टेंस बताता है टेम्परेचर की सोल्यूबिलिटी के लिए। ठीक है, कि जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो वाटर में कितनी होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्योंकि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस क्या होती है कि गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी आप हाई रखोगे तो उसमें स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो यहाँ वहाँ भागेगी। और लेकिन हमें तो लिक्विड में गैस को सोल्यूबल करना है, तो काइनेटिक एनर्जी को लो करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को हमें हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें लो करना पड़ेगा। ठीक है ना, लो करोगे तो क्या होगा, आपका सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका हेनरीज लॉ भी है, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि P = KH(x). KH क्या होता है, इट्स अ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से और आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर है आपका राउल्ट्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी राउल्ट्स लॉ की बात होगी ये ग्राफ आप डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने अपने इस चैप्टर पे पूरी वीडियो बना के आपको दे रखी है, पार्ट्स में भी और कंप्लीट वीडियो भी दे रखी है, वहाँ से आप इनको सीखिए, समझिए, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ बच्चा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशंस को देखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। देन आपका एज़ोट्रॉप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप जो आपका मैक्सिमम डेविएशन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स जो आपके नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। फिर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इनकी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका बेटा मैंने पूरे बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, प्लीज़ वो एक बार गो थ्रू कर लो इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक आपका ये वाला एक्सप्रेशन होता है, कैसे डिराइव होता है, कहाँ से आता है, मैंने सब बताया हुआ है आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है बेटा। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई इज इक्वल टू CRT, C इज कंसेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप वेंट ऑफ फैक्टर करते हो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में।
ये वाले तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाले कि सब में हम आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो एरर आ जाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, वो वेंट ऑफ फैक्टर आपका मिनिमाइज करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, आपका गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या आता है, स्पेशली आपके ई नोट सेल वाला फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपका नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूमेरिकल यहाँ से 100% आता है बेटा। और यहाँ से ई नोट सेल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और गैल्वेनिक सेल से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए भी आता है ना, हाफ सेल के लिए रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर कंप्लीट रिएक्शन लिखिए। ठीक है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस NFE सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस RT ln K, लॉन इज नेचुरल लॉग। ठीक है ना, और अगर इसे लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट्स, कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट्स। दिस फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए, और इसकी वेरिएशन विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज कप्पा अपॉन सी। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ जाके प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बच्चा आपका ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस AC टू द पावर हाफ। ठीक है, A इज द एक्चुअली दिस इज स्लोप। देन कोलरोच लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, क्योंकि यहीं से आप निकालते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, देन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन दीज फैराडेज लॉज आर इंपॉर्टेंट, आपके दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताए हुए हैं, आप प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देन यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, NaCl होगा, या आपका कोई और होगा, वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट, सबके केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चा। इसके बाद बैटरीज से क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है ना, उसके बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके इन वाले रिएक्शंस से, क्योंकि जो रिएक्शंस आपको दे रखे हैं डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देते हैं, और एग्जाम में पूछते हैं चार्जिंग की रिएक्शन, तो चार्जिंग के लिए इनको रिवर्स कर देना होता है बस। ये मरकरी सेल के लिए है आपकी, ठीक है, और ये है आपकी लैक्लांचियस सेल के लिए। ठीक है बच्चा, सेकेंडरी बैटरी में आपका ये इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर आपका फ्यूल सेल से क्वेश्चन आता है, फ्यूल सेल के लिए रिएक्शन आपसे पूछी जाती है एनोड की और कैथोड की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्चुअली मोस्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं और फिर से आने के चांसेस हैं। कोरोजन में आपका आयरन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है ना नेचर में, तो वो अपने आप में एक अपना खुद का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट कर लेता है। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रिएक्शन की, कहाँ पे एनोड है कहाँ पे कैथोड है, कौन सी रिएक्शन एनोड कैथोड की तरह एक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे लिखोगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो आपको सब मैंने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आप देख लीजिए। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंटेनियस रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता करना हो कि रिएक्शन का रेट मेरा क्या चल रहा है।
दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, आपका कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस आता है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में, फाइंड करने के लिए आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेट रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पेशली फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। डेरिवेशन नहीं करनी है, लेकिन जो रेट एक्सप्रेशन है वो आपको ज़रूर करना है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ्स भी आपको सारे करने हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ आपको अपनी वीडियोस में। और हाफ लाइफ भी इसी तरह से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट रिएक्शन की ही इंपॉर्टेंट है, वही आपको करनी है। उसी से ग्राफ आते हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी और थियोरी भी। फिर है आपका अरेनेस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताते हैं, ये वाली भी, और अरेनेस की क्वांटिटेटिवली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आपसे पूछा जाता है, इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है व्हाट इज़ द इफेक्ट। कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि हम मॉलिक्युलरिटी में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके 2 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके 100% पीवाईक्यू में आए हुए हैं और फिर से आने के चांसेस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो टॉपिक है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, और आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने के लिए आती है। इस वीडियो में बेटा मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगी। कंप्लीट सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिए हैं, उनके लिंक अगर चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको इनकी वीडियोस फिर से चाहिए सिलेक्टेड टॉपिक्स की, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक दिन में वीडियो तैयार कर दूँगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी सीरीज़ है 5D 4D एंड 3D, तो आपको दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। टंगस्टन जो है उसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता, इसलिए इसके बल्ब बनाए जाते हैं। इसके बल्ब मतलब बल्ब के अंदर इसकी वायर होती है। ठीक है, फिर है आपका एटॉमिक साइज का ट्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं है इन अ पीरियड, दैट इज समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम्स डिक्रीजिंग। क्या रीजंस हैं उसके, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ट्रेंड आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। एक क्वेश्चन आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि जो मैंगनीज है वो +2 से लेके +7 तक की, यानी कि हाईएस्ट यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2 एंड +3 आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से, कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। डायमैग्नेटिक कब होंगे, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे सारे के सारे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब सारे के सारे यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड होगा, तब आपका वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा, जिसकी वजह से वो कलर कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है, यानी कि कलर्स को दिखाता है। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला, जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। एन है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पैरामैग्नेटिक होगा, वो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखता होगा और उसका आप निकालोगे मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्पाउंड्स, जो मैंने बताया क्यों बनाते हैं, क्यों कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्यों कलर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी से, कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसीलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो ये आराम से किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका इंटरस्टिशियल कॉम्पाउंड से। तो इंटरस्टिशियल कॉम्पाउंड्स कौन से होते हैं, जब आपके बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके बीच में हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाते हैं और अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो इस तरह के कॉम्पाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल कॉम्पाउंड। एक क्वेश्चन आता है एलॉय से। एलॉयज क्या होते हैं, आपके मेटल के ये सब्सटेंसेस जो मेटल से बनते हैं या मेटल नॉन मेटल से बनते हैं, वो अलॉयज़ होते हैं। ये अलॉयज़ क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, दैट्स वाई। और इनका एटॉमिक साइज भी वेरी करता है।
यहाँ पे आपकी ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से या पोटेशियम परमैंगनेट से। फिर है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहाँ से स्पेशली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है कि कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो ये शो करते हैं +2 and +4। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 8 में से। अब चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए बच्चा। एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। आपको नेमिंग करने के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने के लिए मिलेगा बेटा। एक क्वेश्चन आपका बनता है आइसोमेरिज्म से। आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सोल्विएट आइसोमेरिज्म, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, और पहचानने के लिए बोला जाएगा कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके डायग्राम्स ज़रूर करने हैं आपको ये हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, उनके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से वो बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। VBT में आपको ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब बनाने के लिए आपको एग्जाम में आता है बच्चा। आपको जो एलिमेंट है मेटल एटम, उसको पहचान कर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। फिर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। फिर लीगेंड कितने हैं उसके अकॉर्डिंग लीगेंड्स की फिलिंग करनी होती है। फिर लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेयरिंग या अनपेयरिंग करवानी होती है। तब जाके आपका आंसर निकल कर आता है कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBT का। सिमिलरली आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सिंप्लीफिकेशन के साथ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है बेटा। अब वहाँ से सारी डिटेल्स को, सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेन्ड डिटेल्स को वहाँ से एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। फिर यहाँ से तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है कलर की वजह से। कलर आपका पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से शो होता है। ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा तो वो कलर शो करेगा, बस। एक क्वेश्चन आता है आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल की तरफ से। ठीक है ना, कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल के जो कार्बोनिल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे ना बैक बॉन्डिंग होती है। यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डोनेट जब करता है, मेटल पे इतनी जगह नहीं होती लेने की, तो वो अपने बैक यानी कि पिछले ऑर्बिटल्स में लेता है, वहाँ से उसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज़ है, आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कैंसर में यूज़ होते हैं, आपके क्लोरोफिल में है, ठीक है ना, आपके आयरन यानी कि ब्लड में है, हेमोग्लोबिन में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो अरीन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये रिएक्शन है, आपकी ये वाली रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट की। ठीक है, ये आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, जिसमें से आपका 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। मैंने इन सभी क्वेश्चंस पे, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वीडियोस के सेक्शन में जाके उनको स्क्रॉल करके वहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि आप एल्केन की कराते हैं किसी भी हैलोजन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए एब्सोल्युटली मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी टॉल्विन की, डार्क में रिएक्शन कराने की रिएक्शन होती है ये हैलोजन के साथ, जिसमें आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन मिलता है। ये वाली रिएक्शन आपको कन्वर्जन में यूज़ होगी। कन्वर्जन में इस रिएक्शन का यूज़ आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन आपके चैप्टर अमाइन में भी है, तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड हैलोजन हलाइड की प्रेजेंस में और फॉर्म करते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम हलाइड। फिर रिएक्शन कराते हैं इसकी क्यूप्रस हलाइड के साथ और आप हेलो अरीन का फॉर्मेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
1 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए, ठीक है। आपको सरफेस एरिया के बेस पे और मोलिकुलर मास के बेस पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है अपने एक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका मॉलिकुलर उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो तब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आपका SN1 एंड SN2 से, जहाँ से कि आपको ऑर्डर पूछा जाता है। SN1 के लिए ऑर्डर आपको पता है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। एंड SN2 के लिए आपको, सॉरी रिवर्स कर दिया, SN1 के लिए ऑर्डर है आपका टर्जरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और SN2 के लिए ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कायरलिटी के ऊपर भी आता है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों ही वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, साथ में एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स पाए जाते हैं, लाइक योर साइनाइड, जहाँ पे कार्बन भी रिएक्ट करने के लिए जाता है और नाइट्रोजन भी रिएक्ट करने के लिए जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग साइट कि कहाँ पे जाना है, ठीक है। सिमिलरली आपका नाइट्रो भी होता है, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन भी रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन भी रिएक्शन करता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती हैं तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि आप करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जहाँ पे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है और -HX होता है आपके यहाँ हेलो एल्केन में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्जन में यूज होता ही होता है। देन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो आपके चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, अमाइंस, सभी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। और एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एनहाइड्रस कंडीशन में ही हम क्यों मैग्नीशियम की या मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं। तो इसका आंसर होता है बच्चा कि हमें, अगर हम एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कराएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो या आपके मॉलिक्यूल्स में सोल्यूशन में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्शन करता है आपका मेटल और आपका फॉर्मेशन करता है आपका एल्केन का, जो कि हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि जो हेलो अरेन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाते। तो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को शो करते हैं, दैट्स वाई। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट्स वाई। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, दैट्स वाई। आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है डाउस प्रोसेस, जो मैंने बताया कि हेलो अरेन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, इवन दो हम करवाते हैं कब, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं, इंड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में। आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से उनको सर्च कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये आपकी सारी रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होती हैं। हेलोजिनेशन करवाएंगे हेलोरिन का तो ऑर्थो पैरा आपका बनता है, ऑर्थो पैरा आपका मेजर होता है। नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपका ऑर्थो पैरा बनता है, ठीक है, पैरा आपका मेजर होता है। सल्फोनेशन कराएंगे तो भी आपका ऑर्थो पैरा बनता है और पैरा आपका मेजर होता है। और पैरा मेजर क्यों होता है, यहाँ से 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, तो ऑर्थो इज द स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। असाइलेशन करवाते हैं ऑर्थो पैरा, अल्काइलेशन कराते हैं, अल्काइलेशन कराते हैं ऑर्थो पैरा, असाइलेशन कराते हैं ऑर्थो पैरा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में आपको ये वाली रिएक्शन मिल ही जाएगी। इसके बाद है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होती हैं, ठीक है। वहां पे आपको सिंगल
ये एरोमेटिक रिंग को डबल नंबर में करना होता है, ठीक है ना, ये डबल में डायफिनल में करना होता है, या फिर आपको ये हेलो अरीन से आपको टोल्यूइन बनाना होता है, ठीक है, या फिर आपको एक नंबर ऑफ कार्बन को डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्जन में ये तीनों रिएक्शंस यूज होंगी ही होंगी। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करिएगा, इन्हें स्किप करने की गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे आए, इवन वो बच्चे भी अगर चाहते हैं कि हम कैसे पास हो जाएं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कर ले तो हम पास हो जाएंगे, तो ये वही टॉपिक है जो आप कर लेंगे और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियोज़ को देखना बिल्कुल भी आप ना भूलें, ठीक। आज हम लोग करेंगे चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही आते हैं और वही क्वेश्चंस हमारे आएंगे और आ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से वो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इसमें हमें एल्कीन्स में ना वाटर का एडिशन करके H+ की प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता है, और हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें मेथड दिया गया है वो है सिंपल एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करके। ये जो एल्कीन होता है ना, जब इसमें वाटर का एडिशन हम लोग करते हैं बच्चा, क्योंकि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं H+, जिसका मैकेनिज्म भी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चा, तब जाके आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम एल्कीन में डाइबोरेन का यूज़ करते हुए बाद में हम लोग वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हुए प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चा। देन हमारा ये रिडक्शन इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड का और कीटोन का इनटू अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में 100% यूज़ होता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों रिएक्शंस हैं ये हमारी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करके भी आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। कीटोन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके, अगर आप सिंपल सबसे बेसिक एल्डिहाइड लेते हो फॉर्मल्डिहाइड और आप यूज़ करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस फॉलो करते हुए, तो आप फॉर्म करते हो प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी कार्बन चेन का एल्डिहाइड लेते हैं तो आप क्या फॉर्म करते हैं? आप फॉर्म करते हैं यहाँ पर भी आपका यहाँ पे आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करके आप प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो, और आप मिथेनॉल, इथेनॉल इस तरह के एल्डिहाइड्स का यूज़ करके आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो, और कीटोन का यूज़ करके आप लोग टर्जरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी तीनों अल्कोहल्स आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि आप दो तरह के एल्डिहाइड्स को यूज करके आप दो तरह के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कन्वर्जन में ही आता है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप हेलो अरीन से आप कैसे अल्कोहल का, यानी कि फिनॉल का, नॉट अल्कोहल, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आप NaOH का यूज़ करते हुए, यानी कि आप डाउस प्रोसेस का, ठीक है, आप यूज़ करते हुए फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्यूमीन से। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है आपका, ठीक है। इसमें आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को बनाते हुए, हाइड्रोलिसिस करते हुए फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब सेंट्रल वाला जो ये आपका इंटरमीडिएट है, इसको स्किप करते हुए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो क्यूमीन से फिनॉल, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आने के फिर से चांसेस हैं। इस क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है।
नाउ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, जो कि ये ऑर्डर है कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। जब 3 अल्काइल ग्रुप्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे तो कोई कमी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। जब कमी ही नहीं है तो बहुत लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अभी ऊपर देखा था रिडक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो और फिर डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमिक एसिड CrO3 का यूज करके अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। PCC आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करके अल्कोहल से डायरेक्टली हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप प्राइमरी अल्कोहल्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो क्रोमिक एसिड का यूज करते हुए हम लोग उसे कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके कन्वर्जन में बहुत यूज होती हैं ये वाली रिएक्शंस। इसके बाद ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो कॉपर एट 573 केल्विन यूज़ करते हुए आप एल्डिहाइड में फॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल को आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टर्जरी अल्कोहल है और आप ये वाला रिएजेंट ले रहे हो तो आप एल्कीन बना सकते हो। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि टर्जरी से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, नो, यू कैन फॉर्म ओनली एल्कीन। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बता रही हूँ बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फिनोल का जब नाइट्रेशन करते हैं तो आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आपको पता है पैरा इज द मेजर वन, ओके। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो आप बना सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड यानी कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया है तो आपका 2, 4 और 2, 4 और ये 6 पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे। यानी कि तीनों की तीनों नाइट्रो आपके ऑर्थो और पैरा पे लग जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कन्वर्जन आती है यहाँ से बच्चा। डाइल्यूट यूज करोगे तो ऑर्थो और पैरा बनेगा खाली, कॉन्सेंट्रेट यूज करोगे तो एक ही मॉलिक्यूल पे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो लिया है वो एक्सेस में लिया है, ठीक है ना। सिमिलरली हेलोजिनेशन है, अगर आप सिंपल ब्रोमीन ले रहे हो कार्बन डाइसल्फाइड में तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। लेकिन जहां आपने एक्सेस में ब्रोमीन ले लिया तो आपके 2, 4, 6 पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन्स। ये दोनों रिएक्शंस तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको स्किप करने की तो कोशिश ही मत कीजिएगा। कोल्बे रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन। कोल्बे में आप सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो और राइमर टाइमन में आप सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे, जिंक डस्ट का यूज करके। फिनोल से आप बेंजोक्विनोन कैसे बनाओगे, सोडियम डाइक्रोमेट का यूज करके। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ मिलाकर हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए? क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होती है। अगर सेकेंडरी या टर्जरी लोगे तो एलिमिनेशन या फिर आपका SN1 होने के चांसेस होते हैं और आपका एल्कीन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन का जब आप हेलोजिनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो करते हैं कौन? आपके एनिसोल, ठीक है, यानी कि आपके ईथर्स ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एसाइलेशन भी शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाइट्रेशन शो करते हैं, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन को शो करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्म करेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कितनी जल्दी ये चैप्टर आपका कवर हो सकता है बच्चा? ओनली 8 मिनट्स में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, वो भी समझाकर मैंने आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिए, आपका 100% चैप्टर रेडी है और 100% आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चंस को आप 100% स्कोर कर सकते हो बेटा, 100% स्कोर मार्क्स आप लेके आ सकते हो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके,
ठीक है। चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, और वैसे आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में से, ठीक है। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इससे बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता कहीं से भी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से बनता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन करते हो, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल जब आप करते हो तो वहां से आपका एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोजमन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें आप बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, और बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल टाइम से रिएक्शन एग्जाम में आई हुई है बच्चा। देन सिमिलरली आपके स्टीफन रिएक्शन है जो मल्टीपल टाइम्स आई हुई है और फिर से आ सकती है, जिसमें अल्काइल साइनाइड, जिसे नाइट्राइल भी बोलते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं स्टीफन रिएजेंट से, जो है स्टेनस डाइक्लोराइड विद HCl, आपको इमाइन बना के देता है और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। इसके बाद एक डायरेक्ट कन्वर्जन भी आपको आती है विदाउट यूजिंग स्टीफन रिएजेंट और स्टीफन रिएक्शन, वो है आपका यूज ऑफ डिबाल H, ठीक है, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपके अल्काइल नाइट्राइल यानी कि साइनाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, ओके। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। टॉल्विन को क्रोमाइल क्लोराइड विद कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में एंड हाइड्रोलिसिस करके हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल डिहाइड में, ओके। इसके बाद है आपका टोल्विन से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करना, अभी आपने ऊपर भी प्रिपेयर किया था, ठीक है। यहाँ पे क्लोरिनेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में आप बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हो, फिर हाइड्रोलिसिस करके बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आपकी ये वाला स्टेप बहुत यूज होता है, ठीक है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर एक गैटरमैन कोच रिएक्शन, जहाँ बेंजीन से डायरेक्ट आप बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl साथ में लुइस एसिड की प्रेजेंस में। मैंने आपको ट्रिक भी लर्न कराई थी, कोच यानी कि कोच, CO प्लस HCl, ओके। इसके बाद इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, जिसमें आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लीजिए, उसके साथ आप रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, और आपका फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रिन का, ठीक है। फिर है आपका बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी होगा, आपका बायसल्फाइड सोडियम बायसल्फाइड आपको लेना है, और प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद फॉर्म होगा बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड में आप ऐड करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल तो आपको हेमी एसिटल मिलता है, जिसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है। एक और मॉलिक्यूल ऐड करते हो अल्कोहल का तो 2 एल्कोक्सी ग्रुप बन जाते हैं, यानी कि एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इसके लिए कीटोन ही आपको चाहिए, ठीक है। फिर आप इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में HCl गैस ऐड करने पर इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। फिर है आपका कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करके और कीटोन्स को रिड्यूस करके आप अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है आपका क्लेमेंजन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसमें दोनों में ही आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हो। डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड कीटोन तो दोनों को चाहिए चाहिए, क्लेमेंजन में आप जिंक एमलगम यूज करते हो विद HCl, और वुल्फ किश्नर में आप यूज करते हो हाइड्राजीन, जिसमें वाटर का रिमूवल करते हो और ऐड करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल, और हीट करने पे आपको आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर है आपका टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस टेस्ट में आप एल्डिहाइड का टेस्ट करते हो, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे एरोमेटिक
एंड एलिफेटिक दोनों ही एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है टॉलरेंस टेस्ट। यहाँ पे सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट बनता है और सिल्वर मिरर बनता है। फीलिंग्स टेस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एल्डिहाइड के साथ 2 कॉपर के आयन लेने होते हैं, 5 OH नेगेटिव, क्योंकि फीलिंग सोल्यूशन ए में आपका होता है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का, और बी में होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जिसे रोशिली सोल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट अनायन बनता है, दोनों में सेम है, बस यहाँ पे आपका Cu2O बनता है जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी है। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। फिर है आपका आइडोफोम टेस्ट जिसे हेलोफोम टेस्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस की जरूरत होती है। सोडियम हाइपोहलाइट आप ऐड करते हो और आइडोफोम का फॉर्मेशन करते हो या हेलोफोम का फॉर्मेशन करते हो। ये तीनों रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप समझ भी नहीं सकते हो। ये किसी न किसी रूप में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है एल्डोल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो एल्डिहाइड के विद प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और आप एक एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंसेशन के लिए वाटर का रिमूवल करोगे और एक एल्कीन का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। फिर है आपकी कैनिजारो रिएक्शन जिसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आप ऐड करते हो, रिएक्ट कराते हो फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेट KOH या कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ, जिसमें एक आपका अल्कोहल बनता है और दूसरा बनता है आपका फॉर्मेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों के दोनों, एल्डोल भी और कैनिजारो भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो आपका सिंपल रिएक्शन की फॉर्म में कि बेंजल्डिहाइड का जब नाइट्रेशन आप कराते हो तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है, मेटा पे नाइट्रो मिलता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है बच्चा कि आपको ऑर्थो पैरा क्यों नहीं मिलता। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CHO में, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से खींच लिए गए तो कहाँ पे बचे, मेटा पे बचे, जहाँ थोड़े बहुत भी थे। तो इसलिए वहीं पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है आके अटैक करता है। तो जितने भी कार्बोनिल वाले कॉम्पाउंड्स आपके होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी आपके मेटा प्रोडक्ट्स देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल का आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब की बार भी आया था ये क्वेश्चन, अल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होती हैं कि टॉल्विन है या फिर इस तरह का कोई हाइड्रोकार्बन है बेंजीन पर, तो आप कैसे उसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे। सिंपल है, KOH KMnO4 डालिए हीट करके और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन में बहुत आती है ये वाली रिएक्शन, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कन्वर्जन में ये भी यूज होती है कि नाइट्राइल का आप एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो आपका अमाइड बनेगा। फिर अमाइड में फिर एल्कलाइन या बेसिक मीडियम आप दोगे हीट करके, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी बहुत यूज होती है कन्वर्जन में बच्चा। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, सारी रिएक्शंस को 10-10 बार प्रैक्टिस कर लो, मेरी वीडियोस से कई बार गो थ्रू हो जाओ, कई बार देख लो, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाए बाय हार्ट। बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए बच्चा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आएगा। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब CO2 से रिएक्शन कराते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म मैंने करवाया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका एसिडिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ज़्यादा एसिडिक बनाता है ग्रुप को। तो इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और PCl5 PCl3 या SOCl2 है, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली COCl आपका असाइल ग्रुप में फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया का अगर ऐड करोगे तो आपका अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एलिफेटिक में और एरोमेटिक दोनों में आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर ये भी है, डाई कार्बोक्सिलिक है, ग्रुप लगा हुआ है आपके बेंजीन पर। तो आप इतना सब कुछ ना करके आप क्या करोगे, सिंपल आप अमोनिया को ऐड करो, हीट करो स्ट्रॉन्ग, और आपका थैल इमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको अल्कोहल मिल जाता है,
ठीक है। अगर सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का और आप डी कार्बोक्सिलेशन करते हो तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये आपके कन्वर्जन में यूज होते हैं बच्चा, ठीक है। फिर है आपका हेलोजिनेशन, जिसमें हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में आप अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत रेयर आई हुई है, तो इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इस रिएक्शन के आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है आपका नाइट्रेशन, ठीक है। आप नाइट्रो मेटा पे लगाओगे, मैंने अभी बताया आपको। आपका हेलोजिनेशन यहाँ पे मेटा ब्रोमो आपका बनेगा, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के एनसीईआरटी से, जहां से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आ सकता बच्चा, क्योंकि आता ही नहीं है, क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसके अलावा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी यहीं से आएगा, आपका क्वेश्चन रिएक्शन भी यहीं से आएंगी। तो प्लीज आप वीडियो को बहुत देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चा। चलिए, मेरी वीडियो है चैप्टर अमाइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी की बुक में से ही आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो अमाइन चैप्टर आपका 100% तैयार, और 100% क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाएंगे जो भी अमाइन चैप्टर में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कीजिए एनिलीन में। तो कैसे कर सकते हो? 3 मेथड हमारे पास होते हैं। या तो हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस से कर लीजिए, या फिर स्टेनस प्लस HCl या आयरन प्लस HCl, तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज कर लीजिए। कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन इनटू NH2 यानी कि एनिलीन में, ठीक है। O2 का रिमूवल, H2 का एडिशन, यानी कि आपको रिडक्शन करना है, ओके। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत यूज होती है कि आपके पास साइनाइड है, आपको उसे अमाइन में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अमीन में, तो आप हाइड्रोजनेशन कर दीजिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये भी बहुत कन्वर्जन में यूज होती है कि अमाइड ग्रुप है आपके पास, इसे आपको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कीजिए और कर दीजिए, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, डायरेक्ट नेम से ये रिएक्शन आती है। थैलेमाइड आपका एक रिएक्टेंट है, क्यूएच की प्रेजेंस में आप ऐसे करते हुए RX ऐड करते हैं, फिर आप NOH ऐड करते हैं और आपका बन जाता है प्राइमरी अमीन। तो यहाँ से प्राइमरी अमीन ही फॉर्म कर सकते हो इस रिएक्शन से, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में भी यूज होती है, डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछता है और नेम से भी आती है। अमाइड में ब्रोमीन प्लस NOH आप ऐड करोगे, ब्रोमीन ब्रोम अमाइड, ये रहा अमाइड। डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना है NOH की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डोंट डेयर टू स्किप। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसे एसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एसोसाइनाइड बनता है NC, ठीक है। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म विद KOH, हीट करते हो हल्का सा, आपका एसोसाइनाइड बनते हैं। कैसे पता चलेगा? फाउल स्मेल, यानी कि गंदी सी स्मेल आपको आएगी, तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, यानी कि NaNO2HCl के साथ आपका बनेगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, यानी कि डाइअजोनियम सोल्ट बनता है एक्चुअली में, और आपका फिर हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। जब इसकी प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो आपका यहाँ पे एक H आता है, ठीक है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये एल्कलाई में सोल्यूबल होता है। जब आप सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो आप यहाँ पे आपका H नहीं आता, यानी कि इनसोल्यूबल इन एल्कलाई। और जब टर्जरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर कोई भी H होता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। इट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी को डिफरेंशिएट करने के लिए आप हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट परफॉर्म करते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हेलोजिनेशन किया ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में एनिलीन का, तो आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, क्योंकि एक्सेसिव ब्रोमीन आपने ऐड किया है। तो ऑर्थो पैरा पे एक साथ ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 ब्रोमीन आपके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन की पर्पज से, क्योंकि आपको पैरा पे ब्रोमो लगाना है। तो कैसे लगाओगे? एनिलीन में पहले रिएक्शन कराइए आपकी CH3CO होल ट्वाइस O पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, आपका बनेगा ये वाला कंपाउंड,
ब्रोमिनेशन कराइए इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन आपका पैरा पे लग गया। फिर एल्कलाइन या एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इसको जरूर करिएगा प्रैक्टिस। फिर है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो पैरा पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में मेटा पे भी लगता है। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कैसे करते हो, जब एनिलीन का सल्फोनेशन आप करते हो, ठीक है, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका बनता है। टेम्परेचर देते हो हल्का सा हीट करने के लिए, तो सल्फेनिलिक एसिड बनता है। फिर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है इस तरह से, इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं। ज्यूटर आयन पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपको ये रिएक्शन पूरी लिख के दिखानी होती है बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है आपका डायजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन, जिसके लिए एक सिंगल रिएक्शन आपके पास है, जो हमने सैंडमेयर में भी किया था, कि एनिलीन में सोडियम नाइट्राइट विद HCl आप ऐड करोगे, आपका बेंजीन डायजोनियम सोल्ट आपका तैयार हो जाएगा बनकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ये सैंड में रिएक्शन आपने की हुई है कि क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में ऐड करोगे तो आपका क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड विद HBr आपका ब्रोमोबेंजीन, और क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCl तो आपका एरोमेटिक साइनाइड यानी कि साइनोबेंजीन बनेगा। सैंडमेयर में बस ये 2 रिएक्शंस आती हैं ऊपर वाली, तीसरी रिएक्शन आपकी सैंडमेयर नहीं है। ठीक है, फिर आपका गैटरमैन रिएक्शन, हल्का सा चेंज है, वहां पे लेते हो CO2Cl2, यहाँ लोगे खाली कॉपर, तो आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन क्योंकि खाली कॉपर लिया है तो ये हो गई गैटरमैन रिएक्शन। अगर यहीं पर CO2Cl2 डाल दोगे तो सैंडमेयर हो जाएगी। सिमिलरली फॉर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में डाल दीजिए पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप डाल दीजिए HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। समझ में आया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केसेस है, दैट्स वाई। Last 2 reactions of this chapter and very important reactions, formation of azo dye, orange dye and yellow dye. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे फिनोल से तो बनेगा ऑरेंज कलर का डाई, अगर रिएक्शन कराओगे एनिलीन से तो बनेगा येलो कलर का डाई। वेरी इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कितना छोटा चैप्टर है, उससे ही छोटे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। छोटे का मतलब उससे इतने इतने लिमिटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, जो सिलेक्टेड मैंने आपको बताए हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, वहां से कहीं और से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है उसके अलावा। तो प्लीज मेरी वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए और टॉप कीजिए। ठीक है, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर बार पूछे जाते रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स, जिनमें आपकी सिंपलर यूनिट होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट, जो मोनोसेकेराइड की यूनिट बनती है ना, वो इसमें एक यूनिट होती है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर होते हैं सेकंड आपके ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, जहाँ पे 2 से लेकर 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल बनेगा इसमें, यहाँ पे आपका माल्टोज, जहाँ पे 2 यूनिट्स ज्वाइन होती हैं ग्लूकोज की। ठीक है, सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, जहाँ पे मोर देन 10 यूनिट्स आपकी अटैच हो जाती हैं, और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं आपके, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस चैप्टर में से वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको करने ही करने हैं, छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते रहे हैं और वहीं से भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते सब कुछ है लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, एक यहाँ से 100% आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो आएगा ही आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, जब इसके HI से रिएक्शन कराते हो तो पता चलता है कि N हेक्सेन यानी कि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है आपके ग्लूकोज की। ठीक है, रिएक्शंस को लर्न कीजिएगा लिख लिख कर। जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, ये ऑक्साइम बनता है, जो क्या बताता है आपको कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि एल्डिहाइड के अंदर होता है। सिमिलरली आपका हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या बताता है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन से, कि यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल अमीन
और हाइड्रोजन साइनाइड होते हैं, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन दोनों से ही रिएक्शन करते हैं, तो दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसकी प्रेजेंस को यहाँ पे बताया जाता है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड का कि कीटोन का, वो बताएगा ब्रोमीन वाटर। कैसे, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड से ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपको पता चला था इस केस के अंदर, वो यहाँ पे कौन सा निकला, आपका एल्डिहाइड का निकला। ठीक है बच्चा। इसके बाद जब आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो इसने क्या बताया, पेंटा एसिटेट फॉर्म करके ये बताया कि जो सेकंड से लेके 6 नंबर के जो कार्बन्स हैं वहां पर आपके 5 OH ग्रुप्स यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। फिर जब ऑक्सीडेशन किया गया इनका नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या पता चला, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म, आपका ये सैक्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ, जिससे आपको ये पता चला कि जो आपके 5 आपको ये अल्कोहलिक ग्रुप पता चले थे वो सारे के सारे कैसे हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि हर अल्कोहलिक ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड है। समझ में आया बच्चा। चलिए, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा होता है, जब आपका OH ग्रुप राइट साइड पे होता है, और बीटा डी ग्लूकोज कौन सा होता है, जब आपका OH ग्रुप ये वाला लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये क्या होती है, ये आपके दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में जो एक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से अटैच्ड, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, जो आता ही आता है। ठीक है। इसके बाद आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि दोनों को दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके एक अल्फा एमिनो एसिड का। ये आपको 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो बॉडी को बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, बॉडी में अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। एंड एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो आपको बाहर से लेने की जरूरत होती है, बाहर से मतलब कि खाने में बैलेंस डाइट की तौर पे आपको लेने की जरूरत होती है, आपकी बॉडी में नहीं बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन क्या होता है, जब ये अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक वाला H ग्रुप है ना, ये प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट किया जाता है इस अमाइन ग्रुप को। ठीक है ना, तो इस ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको वहां भी सिखाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यूटर आयन। फिर है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जब आपके प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स जो कि पॉलीमर्स हैं आपके अल्फा एमिनो एसिड्स के, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, इस CO एंड NH बॉन्ड के थ्रू। इसी बॉन्ड लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ही देखा गया है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है बेटा। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का एक पार्ट है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो कि सिंपल एक कोइलिंग है एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स से अटैच्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं आपकी। ये 2-3 प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपस में अटैच हो जाते हैं कोइलिंग की तरह। ठीक है ना, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स से देख लो अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लेटेड शीट ऑफ प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में pH लेवल चेंज करने से या फिर टेम्परेचर चेंज करने से कोई भी फोल्डिंग अनफोल्डिंग हो जाती है, क्योंकि आपने देखा ना प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इस तरह से फोल्डिंग वाला होता है, तो ये स्ट्रेट ऐसे हो जाता है, आप टेम्परेचर या pH जब चेंज करोगे तो वो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं बेटा। ठीक है, बायो कैटलिस्ट मीन्स बायोलॉजिकली एज अ कैटलिस्ट जो वर्क करते हैं, दोज आर एंजाइम्स। ठीक है। फिर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये बनता है, फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, जो कि आपके ADEK होते हैं,
और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? आपके बी एंड सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ही देखा गया है, इस बार भी आ सकता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, वो है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बस इस चैप्टर में से यही सब आपको करना है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है आप करना चाहते हैं तो। लेकिन बायो का पार्ट जो है वो आपको मोस्टली स्किप करना है, केमिस्ट्री के पार्ट पे फोकस करना है खाली इस चैप्टर में से, क्योंकि वही आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया बच्चा, इनको अगर आपने कर लिया आपका 100% चैप्टर रेडी हो जाएगा फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।